कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीटेट जुलाई की तैयारी में आप दिन रात मेहनत करते होंगे। इसी सीरीज़ में मैं लगातार प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लेके आता हूँ और ये एसएसटी की क्लास है। बहुत सारी क्लासें मैंने डाल दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और सीटेट में एक अच्छा स्कोर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन से सही है। पर्यावरण अध्ययन के बारे में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए सही है। सही बताना है हमको, करेक्ट बताना है। ए में कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, क्या ये ठीक है। और बी में कहा जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो 20% का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सी भी पढ़ लेते हैं और डी भी पढ़ लेते हैं। कक्षा 2, 3 और 4 के लिए ईवीएस के मुद्दों और चिंताओं की भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। और लास्ट में कहा जा रहा है कक्षा 1 और 2 के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की चिंताओं और मुद्दों को सिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का पहले वाले का सेकंड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, और सारे के सारे ये एसएसटी के हम क्वेश्चन देख रहे हैं और एसएसटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। तो वीडियो को फुल वॉच करना है और ख़ुद से नोट्स बनाना है और एक अच्छा स्कोर करना है। सुपर एजुकेशन एक स्टडी प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है। पैसे की यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आपकी मर्जी हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो पढ़ते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप तैयारी करते रहिए। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर यानी लेवल सुरक्षित यानी सेफ रखता है, वो आपको बताना है। आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन स्तर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण, ये किससे संबंधित है। 3 में पूछा जा रहा है, तो काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग क्या है, ये क्या है, कौन सी बीमारी है, या किसी पौधे का नाम है या किसका नाम है। विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, या जीवाणु जनित बीमारी है, या खनिज जनित बीमारी है। प्लेग क्या है, तो प्लेग क्या है, जीवाणु जनित एक बीमारी है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता कहेंगे, या द्वितीय चरण उपभोक्ता कहेंगे, या तृतीय चरण उपभोक्ता कहेंगे, या सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता कहेंगे। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आने वालों को क्या कहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी पीसीएस या फिर रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम हो। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात ही है। गुजरात को बिल्कुल याद रखना है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। एक शिक्षक के रूप में इतिहास में एक विषय लोहा प्रगलक और फैक्ट्री मालिकों पर चर्चा करते हुए आप निम्नलिखित में से भूगोल के किस अध्याय को पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट भूगोल की बात हो रही है। खनिज संसाधन, या उद्योग, या विद्युत संसाधन, या हमारी पृथ्वी के अंदर। तो यहाँ 7 में आपको सिलेक्ट करना है कि ए सी डी सही होगा, या बी सी डी सही होगा, या ए बी सी सही होगा, या लास्ट है ए बी डी सही होगा। तो इसका लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी और डी, ये 3 कथन यहाँ ए बी डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए बी डी दोबारा देख लीजिए, ए बी डी। अब ए बी डी यहाँ से देख लीजिए, ए
बी और डी। खनिज संसाधन पे पढ़ाएंगे, विद्युत संसाधन पे पढ़ाएंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर पढ़ाएंगे। तो ए, बी और डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक शहरी स्कूल में भूगोल की कक्षा में वन के प्रकारों को पेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ए में क्या कहा जा रहा है, ए में कहा जा रहा है अच्छा तरीका होगा विभिन्न प्रकार के जंगलों पर एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन करें, ऐसा करने से। बी में कहा जा रहा है वनों के प्रकारों पर काम करने के लिए शिक्षार्थियों को छोटे समूह में विभाजित करना, यानी कि बांटना, यानी कि डिवाइड करना। और सी में कहा जा रहा है स्कूल के पास किसी जंगल में एक फील्ड विजिट का आयोजन करें। और डी में कहा जा रहा है क्षेत्र में वनों का एक पावर पॉइंट प्रस्तुति करें। तो 8 का राइट आंसर पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा तरीका होगा कि विभिन्न प्रकार के, ये वर्ड क्या है, पॉजिटिव को दर्शाता है, विभिन्न प्रकार के जंगलों पर एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन करें। तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ऐसी 2 नदियां यहाँ पर बताना है जो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा गया है और सीटेट ने भी इसको पूछा है। महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र को बिल्कुल याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक। तो कहाँ स्थित है ये, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, कई बार पूछा जाता है, क्या है, पणजी है। पणजी को याद रखना है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए, क्वेश्चन बन जाते हैं कि दूध सागर जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं। तो सी ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है, सी ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं दूध सागर जलप्रपात को। और ये भारत के गोवा राज्य में स्थित है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और ये अगर नदी पूछी जाए तो नदी भी पूछी जा सकती है, तो मांडवी नदी को याद रखना है। कौन सी नदी, मांडवी नदी पर ये स्थित है दूध सागर जलप्रपात है, सी एंड मिल्क के नाम से इसे जाना जाता है, गोवा में है, पणजी नदी पर ये स्थित है। और ये जलप्रपात जो है भारत का सबसे लंबा जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी टांगरी नदी की सहायक नदी है। टांगरी नदी, कौन सी नदी के बारे में पूछा जा रहा है, टांगरी नदी के बारे में। और सहायक नदी तो सरस्वती, चौतांग या अमरी नदी या टोंस नदी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीटेट पूछता है। तो अमरी नदी को यहाँ पर याद रखना है। टांगरी नदी की अगर लंबाई की बात की जाए, क्योंकि कभी कभी लंबाई भी पूछ लेता है, तो लंबाई में आप ध्यान रखेंगे 70 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, किसकी, टांगरी नदी की, ये आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधिकारिक तौर पर भारत में ट्रांसजेंडरों पर सबसे पहले दर्ज आंकड़े किस जनगणना में एकत्र किए गए थे। ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं, देखिए जहाँ पर पुरुषों की बात की जाए यानी मेल की बात की जाए तो वहाँ पुरुष हो गए, जहाँ फीमेल की बात की जाए तो वहाँ स्त्री हो जाए। और जो पुरुष और स्त्री दोनों के गुण रखता हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, थर्ड जेंडर कहते हैं। तो थर्ड जेंडर पुरुष स्त्री के बाद का थर्ड जेंडर है। तो आधिकारिक तौर पर भारत में ट्रांसजेंडरों पर सबसे पहले दर्ज आंकड़े किस जनगणना में एकत्रित किए गए थे। 2001, 1981, 2011, 1991। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना कहते थे। 2011 से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक बातें हैं जो पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम में यही कूट के माध्यम से हमसे पूछ लेता है, तब हमें मुश्किल हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसमें आपको याद रखना है 1872 में हुई थी। और किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड मियो के समय में हुई थी, ये याद रखना है, लॉर्ड मियो के समय में, लॉर्ड मियो को बिल्कुल याद रखना है। दूसरी हमारी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के समय में हुई थी, और पहली आधिकारिक जनगणना आपसे पूछा जाए, आधिकारिक, तब याद रखना है, तब ये जनगणना हुई थी 1801
81 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। तो पहली 1872 लॉर्ड मियो के समय में और दूसरी आधिकारिक जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय में हुई। ये दोनों बातें अलग हैं, याद रखना है। अच्छा, 2011 का नारा क्या था, ये भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसमें नारा क्या था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये नारा था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये नारा था। 2011 की जनगणना के अनुसार और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूछा जा सकता है। तो साक्षरता दर कितनी थी, कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग थे। तो 74% 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 को याद रखना है। 2011 के अनुसार 74% लोग पढ़े हुए थे। जनसंख्या घनत्व के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है, कहाँ स्थित है, ये बताना है। टिटिकाका झील 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो रूस और मध्य एशियाई देश में, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, दक्षिण अफ्रीका में, या पेरू और या बोलीविया ध्रुव पर। तो कहाँ स्थित है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का डी हो जाएगा। टिटिकाका झील ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये याद रखना है। कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में है। और ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है। ये भी दो बातें साथ ही साथ याद रखना है, बताता चल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आप करके आएँ, अच्छा स्कोर करके आए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, गलत बताना है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में है, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमें तो गलत बताना है। तंजानिया झील संयुक्त गणराज्य तंजानिया में है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है, विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील जो है ये युगांडा में है, तो ये भी ठीक है। सुपीरियर झील ये पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो फिर सुपीरियर झील है कहाँ, तो सुपीरियर झील जो है यूएस कनाडा में है। तो कनाडा को बिल्कुल याद रखना है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन सीटेट ने पूछ लिया है। देखिए, BC 2012, EC 2012, AD 2012 या AP 2012। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, AD 2012 को याद रखना है। AD 2012 को बिल्कुल याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, लेकिन सीटेट ने पूछा है तो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड ही पूछे जाएँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। कि जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं तो उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिस समय, तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र क्या है, 121 विधानसभा लगती है एक, ठीक है। अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, अभी इस समय लोकसभा का इलेक्शन समाप्त हो गए हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी क्या है, लोकसभा का मुद्दा है, लोकसभा मतदान का मुद्दा था यहाँ पर। तो जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता यानी जो मत को डालते हैं यानी वोट डालते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र उसको कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान ग्राम सेवक के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ग्राम प्रधान और ग्राम सेवक के बारे में कहा जा रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमको गलत के बारे में बताना है कि यहाँ गलत क्या है। वह अक्सर सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है कि जो ग्राम प्रधान और ग्राम सेवक होता है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। ये बात तो पूरी तरह से क्या है, गलत है। वह अक्सर सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है, उसका पद वंशानुगत होता है। क्या वंशानुगत होता है, उसका पद वंशानुगत कैसे हो सकता है। आज कोई प्रधान 5 साल के लिए चुना गया, अगली बार जनता उसको हटा सकती है, दूसरा प्रधान नियुक्त कर सकती है, तो वंशानुगत कैसे हो जाएगा। राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया, यह आम तौर पर उसके पास ज़मीन खेती करने के लिए
दास और भाड़े के श्रमिक होते हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाए? राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरी भागों में ग्राम प्रधान ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है? तो राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? शाहजहां के मुगल काल से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। शाहजहां द्वारा दर्शक हाल को और हम किस नाम से जानते हैं? दीवाने आम के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। ए में कहा जा रहा है, बी में कहा जा रहा है राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा, और सी में कहा जा रहा है विषय में संतोष बेहतर शासन करने में मदद करेगा, और डी में कहा जा रहा है अपराधों की दर को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कि राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। दीवाने आम। शाहजहां के बारे में भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शाहजहां जो है मुगल काल के 5 नंबर के यानी 5 नंबर के मुगल बादशाह थे, और 1628 से लेकर 1658 तक इन्होंने शासन किया था, ये याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में क्या कहा जा रहा है कि विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। कथन ए में ऐसा कहा गया है भारत के संबंध में। बी में कहा जा रहा है कि भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। सही विकल्प के बारे में हमें यहाँ बताना है 19 नंबर में कि ए और बी दोनों सही हैं, या ए बी दोनों गलत हैं, या ए सही है बी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और बी गलत है। और डी में कहा जा रहा है ए गलत है बी सही है। तो सी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहला सही है और दूसरा यहाँ पर गलत है। और पहले में क्या कहा गया था कि वे विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, जबकि बी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, जिस काल की कृति है वो यहाँ बताना है कि किस काल की कृति में ऐसा गुप्त काल या गुर्जर प्रतिहाल काल या फिर राष्ट्रकूट काल या चालुक्य काल। तो कौन सा काल था यानी टाइम था यानी समय था? राष्ट्रकूट काल को बिल्कुल याद रखना है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। गुफा 15 को 10 अवतार के रूप में भी जाना जाता है। 10 अवतार किसके थे? कमेंट में आप लोग बताएंगे। भगवान शिव और विष्णु के विभिन्न रूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के छंद और विचार पंचवाणी और बीजक से संरक्षित किए गए हैं? सीटेट ने देखिए हिंदी का क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीजक में संरक्षित है। अगर जिसने भी हिंदी को अच्छे से पढ़ा होगा तो हमारे सभी भाई बहन इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कबीरदास के बारे में बात की जा रही है। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बात अलग हो जाती है यानी साखी शब्द रमैनी, ये याद रखना है आपको। साखी शब्द और रमैनी, साखी शब्द रमैनी ये जो रचनाएं हैं कबीरदास जी की, ये किस में संग्रहित हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बीजक में संग्रहित हैं, वही यहाँ पर पूछा जाता है। कबीरदास की भाषा भी पूछी जाती है कि कबीरदास की भाषा क्या रही है? तो पंचमेल खिचड़ी रही है। उन्होंने कई भाषाओं को यहाँ पर 5 मेल की भाषाओं को यहाँ पर मिश्रित किया है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। कहा जाता है मासी कागज छुओ नाही कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने कभी कागज को छुआ नहीं ना ही कलम को कभी हाथ लिया, पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा बताया जाता है कबीरदास के बारे में। 1398 में कबीरदास का जन्म हुआ था और 1518 में कबीरदास की मृत्यु हो गई थी। नीरू और नीवा से इन्होंने पालन पोषण किया था और एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म हुआ था।
कमाल और कमाली इनके पुत्र थे, पुत्र पुत्री, और लोई इनकी पत्नी थी। ये तो इनके जीवन से संबंधित और रचनाओं से मैंने बता दिया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं 22 नंबर। पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ बताना है। 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं। पंचायत में 50% सीटें, बात किसकी हो रही है? SC एंड ST की बात हो रही है। SC और ST में पंचायतों में क्या 50% सीटें रहती हैं? एक में कहा जा रहा है। दो में कहा जा रहा है ग्राम सभा का एक ऐसा निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। और C में कहा जा रहा है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होगी। और D में कहा जा रहा है, हाँ, 3 ही कूट यहाँ पर दिए गए हैं, तो कौन सा कूट यहाँ पर सही होगा? 22 में केवल 1 या 2 या 3? तो यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक लग रहा है। पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक लग रहा है। पहला दूसरे में क्या है, दोबारा देख लेते हैं। 50% सीटें SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरे में ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति शामिल होते हैं और वोट डालने का भी उनको अधिकार है। तो यहाँ मैंने 22 क्वेश्चन लिए थे SST के अंतर्गत, जो कि डिटेल में भी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के कराता हूँ आपको, ताकि ये क्वेश्चन का लेवल पता लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें और लाइक भी करें। और नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए? वैसे तो मैंने डिटेल में, चाहे वो CD हो, CDP हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो SST हो, या फिर हिंदी संस्कृत हो, सभी कुछ पढ़ा रखा है मैंने काफ़ी समय से। और ख़ुद मैं आपके सामने ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको टॉपर तो नहीं बना सकता, लेकिन पास कराने की पूरी गारंटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाता हूँ। और ख़ुद मैंने 2 बार CTET को अच्छे नंबरों से पास किया है, 2 बार। इस प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, वो भी सही और अच्छी जानकारी मिलेगी अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे मन से। बिंदास रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक वीडियो में। धन्यवाद।